हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। अर्थशास्त्र का एक और नया मॉडल पेपर आप सभी के सामने लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के जरिए कराने वाले हैं, तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। निर्देश वगैरह आप दे सकते हैं, हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। सीधा मुद्दे की बात करते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन साधन नहीं है, उत्पादन का साधन नहीं है, साहसी पूंजी विनिमय या फिर संगठन। तो यहाँ पे जो आपका विनिमय होगा ये आपका राइट आंसर होगा। विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना, किसी वस्तु का लेन देन करना। तो साहसी पूंजी और संगठन ये आपके हिस्से हो जाएंगे, यानी साधन हो जाएगा। विनिमय आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, पेपर में आपके दिखाई दे सकता है। क्वेश्चन करा कि राष्ट्रों का धन वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। एडम स्मिथ, मार्शल रॉबिन्स या फिर जेके मेहता ने। इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, तो जो है वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। मार्शल, पिगो, रॉबिन्स या फिर हिक्स ने। तो उसमें सही जवाब का चौथा वाला हिक्स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि उत्पादन को किस साधन को प्राकृतिक निःशुल्क उपहार के रूप में मिलता है। तो उत्पादन का ऐसा कौन साधन है जो प्रकृति के निःशुल्क उपहार में हमें मिलता है। पूंजी है, श्रम है, भूमि है, संगठन है। तो जो भूमि है ये प्रकृति के द्वारा निःशुल्क एक उपहार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बाजार की मुख्य शक्तियाँ क्या होती है। तो बाजार की जो मुख्य शक्ति होती है क्रेता विक्रेता होते हैं। मांग एवं पूर्ति होती है, वस्तु की कीमत होती है, उपभोक्ता तथा बचत होती है। तो उसमें जो आपका दूसरा वाला है मांग और पूर्ति, यही जो है बाजार को तय करती है। तो उसमें राइट आंसर आपका मांग और पूर्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा आपके सामने की छठवां है, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में जो है अमित शाह है, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण या फिर संजय मल्होत्रा। तो यहाँ पे आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो आपका संजय मल्होत्रा हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी या निर्मला सीतारमण। तो इसमें आपका जवाब चौथा वाला हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि कह रहा है कि जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन क्या होता है। सीमांत उत्पादन शून्य होगा, न्यूनतम होगा कुल उत्पादन, या शून्य होगा या फिर अधिकतम होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें सही जवाब का हो जाएगा अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे, सीमांत तुष्टिगढ़ ह्रास नियम की विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा दी गई है। गोशन, फ्रेडरिक, मार्शल या फिर फ्रीजर के द्वारा। इसमें सही जवाब मार्शल आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने आ चुका है। 10वां क्वेश्चन है कि वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी किस प्रकार का लागत का उदाहरण है। स्थिर लागत, सीमांत लागत, अवसर लागत या फिर परिवर्तनशील लागत। तो इसमें जवाब हो जाएगा परिवर्तनशील लागत है। ये हो गए 10 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन। अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की। दोस्तों बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की, जिसका उत्तर आप लिखेंगे तो 3 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। उत्तर लिखने के लिए शब्द सीमा यहाँ पे 50 दिया गया है, तो कम से कम 5 से 6 लाइन में आप उत्तर पूरा फिनिश कर देंगे। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, निजी वस्तु किसे कहते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में आपको लिखना है, तो हेडिंग बना देंगे और उसके बारे में लिखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी बाजार अवस्था है जिसमें कई विक्रेता और खरीदार होते हैं। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ऐसा होता है जहां पे कई सारे विक्रेता होते हैं और कई सारे खरीदार होते हैं। सभी के पास पूर्ण जानकारी होती है और कोई भी व्यक्ति कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसमें सभी वस्तुएं समरूप होती हैं, समरूप का मतलब एक समान होती हैं। बाजार में स्वतंत्र प्रवेश और निकास होता है, यानी आप स्वतंत्र रूप से आ सकते हैं, स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, अर्थात आओ सनम जाओ सनम की तरह। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निजी वस्तु क्या होती है। तो
तो सिंपल से ये है, प्राइवेट गुड्स के बारे में लिखना है। वे वस्तुएं जो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा उपभोग की जाती है जिन्होंने उनके लिए भुगतान किया है, निजी वस्तुएं कहलाती हैं। ये वस्तुएं प्रतिद्वंदी और बहिष्करणीय हित जो है होती हैं, जैसे कपड़े, घर, कार वगैरह, ये सब जो है। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, आप जिस मोबाइल में जो है वीडियो देख रहे हैं, अगर ये आपका है तो इसे निजी वस्तु कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। समग्र मांग किसे कहते हैं? तो समग्र मांग को परिभाषित करना है, तो इसमें आप लिखेंगे समग्र मांग अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि के दौरान सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग होती है। इसमें उपभोक्ता, व्यय, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात को शामिल किया जाता है, समग्र मांग कहलाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि पूर्ण रोजगार संतुलन क्या होता है? तो पूर्ण रोजगार संतुलन के बारे में लिखेंगे, यह वह अवस्था है जब अर्थव्यवस्था में सभी योग्य, इच्छुक और श्रमिकों को रोजगार मिल जाता है और मांग आपूर्ति जो होती है वो संतुलन में होते हैं। इस स्थिति में कोई अनच्छी बेरोजगारी नहीं देखने को मिलती है। पूर्ण रोजगार नाम से स्पष्ट है कि अगर मान लो 50 लोग हैं और 50 लोग काम करने इच्छुक हैं, उनकी योग्यता है काम करने के लिए, तो अगर उनको 50 को रोजगार मिल जाती है तो उसे हम पूर्ण रोजगार कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरकारी बजट क्या होती है? तो सरकार जो बजट निकालती है, ठीक है, जैसे एक वार्षिक वित्तीय योजना है जिसमें सरकार अपने संभावित राजस्व यानी व्यय, राजस्व और व्यय, राजस्व मतलब होता है कि जितना टैक्स आया है और जितना खर्चा हुआ है उसका विवरण प्रस्तुत करती है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता, विकास और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करना होता है। तो सरकारी बजट यानी सरकार एक साल में पूरा लेखा जोखा बताती है कि इतना खर्चा हुआ है, कितना पैसा आया है, इसी को सरकारी बजट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मांग की लोच क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांग की लोच पूछा जा सकता है। इसमें आप लिखेंगे मांग की लोच में, मांग की लोच से आशय उस परिवर्तन की मात्रा से है जो किसी वस्तु की मांग उसके मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होती है। इसका एक सूत्र होता है, मांग की लोच बराबर मांग में परिवर्तन बटे मूल्य में परिवर्तन। तो इस प्रकार से ये फार्मूला लेके इसको बॉक्स में कर देंगे, अच्छा लगेगा और पूरा नंबर आपको मिलेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं? तो उसमें आप लिखेंगे उत्पादन फलन एक गणितीय संबंध है जो यह दर्शाता है कि विभिन्न संसाधनों जैसे श्रम, पूंजी, भूमि आदि के प्रयोग से अधिकतम उत्पादन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर हम इन संसाधनों को उपयोग करते हैं तो अधिकतम कितना हमें उत्पादन प्राप्त होगा, ये उत्पादन फलन को दर्शाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे है मुद्रा यानी मनी, पैसा क्या होता है? तो आप लिखेंगे इसमें कि मुद्रा वह माध्यम है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के लिए किया जाता है। विनिमय का मतलब अदला बदली करना, लेन देन करना। जैसे अगर आपके पास पैसा होगा तो कोई भी सामान आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसमें 4 मुख्य कार्य होते हैं, जैसे माध्यम के रूप में देखा जाए तो इसका उपयोग होता है, मूल्य के मापक के रूप में उपयोग होता है, मूल्य के भंडार के रूप में उपयोग होता है और भविष्य में भुगतान का जो है मानक भी माना जाता है। तो सिंपल आपको ये बताना कि मुद्रा है क्या। ठीक है, आगे यहाँ पे इसके बाद शुरुआत होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर आप लिखेंगे तो 6 अंक आपको यहाँ से मिलेगा। 150 शब्दों में उत्तर आपको लिखना होगा, कम से कम एक पेज में तो आप आंसर लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मांग की लोच को निर्धारित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मांग की लोच को निर्धारित करते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे वस्तु का स्वभाव। वस्तु के स्वभाव में लिखेंगे जैसे कुछ आवश्यक वस्तुएं होती हैं, कुछ विलासिता वस्तुएं होती हैं। आवश्यक वस्तु का मतलब जैसे चावल दाल है, कपड़ा है, रोटी कपड़ा मकान है, आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो ये आवश्यक वस्तुएं होती हैं। इसके कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कुछ ज़्यादा खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, या फिर मांग में परिवर्तन होने से कीमत में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए जो इसका लोच होता है वो कम देखने को मिलती है। लेकिन वही जो विलासिता वस्तुएं होती हैं जैसे गहने हैं, कार हैं, अगर इसकी कीमत बढ़ जाती है तो मांग भी कहीं की परिवर्तन होता है, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है, अधिक लोचदार होता है। ठीक है,
आगे इसमें है अगला सेंटेंस है उपलब्ध विकल्प। उपलब्ध विकल्प का मतलब ये है कि जैसे यदि किसी वस्तु का विकल्प उपलब्ध हो तो उसकी मांग जो है अधिक लोचदार होती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक कई बार जो है कई उसके ब्रांड होते हैं, इसीलिए एक दाम बढ़ाने पर लोग दूसरा चुन लेते हैं। कोई भी अगर ब्रांड अगर महंगा हो जाता है तो लोग दूसरा पसंद करने लगते हैं। तो इस प्रकार से उपलब्ध विकल्प मतलब होता है कि कोई वस्तु उसके जगह पे दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला यहाँ पे है समयावधि। समयावधि की बात करें तो अल्पकाल में मांग की जो लोच होती है वो कम लोचदार होती है, लेकिन दीर्घकाल में जो लोग होते हैं उसका विकल्प ढूंढ लेते हैं और उसकी मांग जो है अधिक लोचदार हो जाती है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस लिखा गया, आप इसे समझ सकते हैं। चौथा पॉइंट है आय का अनुपात। आय का अनुपात का मतलब ये है यहाँ पे कि यदि किसी वस्तु का मूल्य उपभोक्ता की आय के बड़े भाग को प्रभावित करता है तो उसकी मांग अधिक लोचदार होगी। जैसे कि कार का दाम है, कार का दाम बढ़ने पर मांग घटेगी, लेकिन नमक का दाम बढ़ने पर प्रभाव जो है कम देखने को मिलेगा, क्योंकि नमक जो होता है आवश्यक वस्तु होती है। ठीक है, अगला यहाँ पे है उपयोग की संख्या। उपयोग की संख्या में लिखेंगे जिन वस्तुओं की अनेक उपयोग होते हैं उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। जैसे दूध का उपयोग पीने में, दही में, पनीर में आदि में बनाने में होता है, तो इसकी मांग जो है अधिक लोचदार होती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को तीन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो कौन कौन सी समस्या है, तो आपके सामने यहाँ पे पहली समस्या दिख रही है, क्या उत्पादन किया जाए, ये पहली समस्या है। क्या उत्पादन किया जाए इसका मतलब क्या है, तो उसमें लिखेंगे इसका अर्थ यह तय करना है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, उनकी मात्रा क्या हो। जैसे यदि देश में खाद्यान्न की कमी है तो लग्जरी कारों के बजाय अनाज का उत्पादन प्राथमिकता होगी। तो इसका मतलब क्या उत्पादन किया जाए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये बहुत बड़ी समस्या होती है, मतलब लोग क्या पसंद करते हैं, लोगों की क्या डिमांड है, जो मांग होती है कि लोग क्या चाहते हैं, तो उसी प्रकार से उत्पादन भी होना चाहिए, जैसे यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं कि कैसे उत्पादन किया जाए। ये भी एक समस्या है कि कैसे उत्पादन किया जाए। यह संसाधनों और तकनीकों के चयन से जुड़ा है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो उसमें आप समझ सकते हैं वस्त्र उत्पादन में मशीनों यानी पूंजी प्रधान का उपयोग किया जाए और श्रम जिसे प्रधान का उपयोग जो है वो कम देखने को मिलता है, जिससे श्रम प्रधान देश में श्रम आधारित तकनीकी का प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कोई भी आज के डेट में अगर उत्पादन करना है तो उसमें मशीनों का जो है प्रयोग ज़्यादा होता है और वहाँ पे जो श्रम प्रधान होता है यानी श्रम जो होते हैं यानी मजदूर जो होते हैं उनका प्रयोग कम होता है, जिससे बेरोजगारी ज़्यादा भी बढ़ रही है। तो कैसे उत्पादन किया जाए ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अगला उत्पादन है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। इसका तात्पर्य ये है कि उत्पादन का लाभ समाज के जो है किस वर्ग के लिए किया जाए। यानी अगर उदाहरण के माध्यम से समझे तो लग्जरी कारें केवल उच्च वर्ग के लिए ही होती हैं, जबकि सस्ती दवाएं जो होती हैं वो गरीब के लिए भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं, अमीर गरीब सब उसको उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए और क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। ये तीन समस्या हैं जिसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि मुद्रा की विशेषताएं क्या है, तो आप इसमें लिखेंगे सबसे पहले मुद्रा के बारे में 2 लाइन लिखेंगे कि मुद्रा वह माध्यम है जिसका उपयोग वस्तु और सेवा के विनिमय यानी लेन देन के लिए किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं कुछ निम्नलिखित यहाँ पे दी गई हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, पहला स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब होता है यहाँ पे कि इससे सभी लोग जो होते हैं उसका विनिमय के रूप में स्वीकार करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे रुपया है, डॉलर है, तो जो मुद्रा होता है कहीं रुपया चलता है, कहीं डॉलर चलता है, कहीं कुछ चलता है, तो वहाँ पे किस प्रकार से जो मुद्रा चल रही है उसे लोग किस प्रकार से स्वीकार करते हैं, वही यहाँ पे स्वीकृति दिया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पे विभाजिता। विभाजिता का मतलब ये है कि इसे छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है, जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपये, 5 रुपये, 100, 200, 500 इस प्रकार से। ठीक है, अगला है मूल भंडारण में। मूल भंडारण का मतलब ये यहाँ पे ये है कि मुद्रा को भविष्य के लिए संचित किया जा सकता है, जैसे बचत खाते होते हैं उसमें पैसा जमा करते हैं, तो ये मूल का भंडार भी होता है। अगला यहाँ पे है मूल्य का मापन भी होता है, जैसे मुद्रा वस्तु और सेवाओं के मूल्य का मापन का पैमाना है। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो एक किताब कीमत मान लीजिए 500 रुपये है, तो 500 रुपया जो है क्या है, मूल्य का मापक है जिससे वस्तु की कीमत तय हुई है।
ठीक है। आगे यहाँ पे विनिमय का माध्यम, भाई जो मुद्रा होता है वो विनिमय का माध्यम है, उसी के माध्यम से हम जो लेन देन करते हैं, तो कोई भी लेन देन किया जाता है वो मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी के बारे में आपको लिखना है। तो इसमें आप लिखेंगे पहले ऐच्छिक बेरोजगारी। इसमें लिखेंगे जब एक व्यक्ति काम करने में सक्षम होते हैं, सो होते भी जानबूझकर रोजगार नहीं करता, तो उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति है, सक्षम है काम करने को तैयार हो, लेकिन जानबूझकर काम ना करे हो, तो उसे हम ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं कि अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता है। उदाहरण के तौर पे आप इसमें लिख सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति उसकी योग्यता से अगर उसे कम वेतन मिलता है तो उसे हम जो है वो काम करने के लिए मना कर देता है, तो उसे क्या कहेंगे, अच्छी बेरोजगारी कहते हैं। मान लीजिए कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, उसके पास अच्छी डिग्री हो, वो काबिल हो, ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो अगर उसकी काबिलियत जो है 1 लाख रुपये सैलरी की है, अगर उसे 1,000 रुपये जो है मिले या 10,000 मान लो मिलता है महीने का, तो शायद वो काम नहीं करेगा। तो इससे हम क्या कहेंगे, अच्छी बेरोजगारी कहेंगे। अनच्छी बेरोजगारी में ले सकते हैं जब व्यक्ति काम करना चाहते हों लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, तो उसे अनच्छी बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे महामारी के दौरान कई मजदूर काम करने के इच्छुक थे, लेकिन फैक्ट्रियां बंद होने के कारण उन्हें रोजगार नहीं मिला और वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष बताइए। जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसके बारे में आपका क्या विचार है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले छोटा सा लाइन, वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तुओं को सीधा आदान प्रदान किया जाता है। यानी जैसे मान लीजिए आपके पास गेहूं है, किसी के पास चावल है, तो गेहूं देकर चावल लेते हैं, किसी के पास दाल है तो दाल लेकर चावल लेते हैं। इस प्रकार से वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है, उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। अब उसके बहुत सारे दोष हैं, बुराइयां हैं। तो पहले क्या है, द्वैध इच्छाओं की समस्या। द्वैध इच्छाओं की समस्या का मतलब ये है कि इसमें आप 2 लाइन लिख सकते हैं कि विनिमय तभी संभव होता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे को इच्छित जो वस्तु होती है वो रखना चाहते हों। जैसे देखिए, यदि एक किसान के पास गेहूं है और उसे कपड़े चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास कपड़े हो और उसे गेहूं चाहिए। इस प्रकार से ये वस्तु विनिमय की समस्या है। अब कितना इंसान ढूंढेगा, ठीक है। अगला यहाँ पे है मूल्य मापन में कठिनाई होती है। यानी वस्तु का मूल्य मापन में कोई निश्चित पैमाना नहीं होता है, जैसे कि एक भेड़ के बदले कितना गेहूं उसे दिया जाए। तो ये सभी समस्याएं हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है भविष्य का भुगतान की समस्या। तो भविष्य के भुगतान की समस्या का मतलब ये है वस्तु खराब भी हो सकती है, इसीलिए भविष्य के लिए बचा कर रखना भी कठिन होता है, तो ये भी समस्या है। अगला है विभाजन की समस्या। कुछ वस्तुएं अविभाज्य होती हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति एक गाय के बदले एक मुट्ठी चावल चाहता है, तो वो असंभव नहीं है ना कि भाई गाय को काट कर उसको दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे वस्तु और सेवा कर पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें लिखेंगे वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है। बहुविकल्पी में पूछ ले किस प्रकार का कर है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। यह भारत सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। एक राष्ट्र एक कर प्रणाली के माध्यम से ये जो है जीएसटी लागू किया गया है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो आप इसमें लिखेंगे पहली विशेषता है बहुस्तरीय कर। इसका मतलब ये है इसमें जो 4 दरें हैं, जैसे 5%, 12%, 18%, 28%, तो इस प्रकार से ये जो है आपके ऊपर जीएसटी लगाई जाती है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे केंद्र और राज्य का जो साझा है वो साझा कर लेते हैं। जीएसटी 2 भागों में बढ़ जाता है, एक होता है CGST, एक होता है SGST। जो CGST होता है वो सेंट्रल यानी केंद्र का होता है, और SGST जो होता है वो स्टेट यानी राज्य सरकार का होता है। इसमें तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि निर्माता या विक्रेता अपने द्वारा दिए गए कर की भरपाई आगे के कर भुगतान में कर सकती है। यानी कोई भी निर्माता कंपनी हो, अपना जो टैक्स वगैरह है वो भुगतान करने वाले जो भोक्ता होते हैं उनसे वो ले लेती है। ठीक है। अगला यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं, यदि किसी निर्माता ने 18% जीएसटी चुकाकर कच्चा माल खरीदता है, तो बाद में तैयार माल पर 28% जीएसटी वसूल करता है, और तब वह 18 की भरपाई कर सकता है, केवल 10% भुगतान करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भैया जीएसटी ज़्यादा लगेगी तो भाई वसूल भी ज़्यादा करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक।
अब इसके कुछ लाभ भी हैं, तो क्या लाभ है इसमें देख सकते हैं। पहला पॉइंट है करों की परतें खत्म हुई। करों की परतें का मतलब ये कि कई सारे कर देने पड़ते थे, सब कर को खत्म करके एक कर बनाया गया है, जिसे जीएसटी कहा गया है। अगला है राज्यों के बीच व्यापार सुगम हुआ है। कोई भी राज्य अगर किसी राज्य से व्यापार करना चाहता है तो आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं के लिए मूल्य पारदर्शिता बढ़ी है, यानी उपभोक्ताओं को कभी ऐसा नहीं होगा कि उनके साथ में कि 5 बार टैक्स देना होगा, एक बार टैक्स जो पूरा देना होगा एक ही बार देना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे उपभोक्ता को भी कहीं न कहीं पारदर्शिता बढ़ी हुई है। ठीक है, अगला इसके बाद शुरुआत होता है आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए 10 अंक आपको मिलेंगे। 300 शब्दों में लिखना है दोस्तों, कम से कम 3 पेज में आंसर आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके पूरा अच्छा नंबर आपको मिलेगा। 3 अगर नहीं लिख सकते हैं, कम से कम 2+ पेज आप तो लिखेंगे ही, तभी पूरा अंक आपको मिल पाएगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मुद्रा के कार्यों की व्याख्या कीजिए, उदाहरण सहित बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। समग्र मांग क्या है, समग्र मांग के घटकों को स्पष्ट कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन हम शॉर्ट में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन में आप इसे पढ़ लेंगे तो पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय के उत्पादन विधि को, प्रक्रिया को समझाना है। अथवा करके अगर आप इसमें ये वाला लिखना चाहते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार के बीच में अंतर क्या है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है कि यहाँ पे सरकारी बजट का मुख्य घटक क्या है, राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है, तो आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो अथवा करके आप नीचे वाला भी लिख सकते हैं। आइए इसका फटाफट उत्तर देखते हैं कैसे आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे फटाफट एक बार देख लीजिए। मुद्रा क्या होता है, वह वस्तु है जिससे हम वस्तु या सेवा खरीदने या फिर बेचने के लिए काम करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे कि इसका काम क्या है, तो काम में लिखेंगे पहला विनिमय का माध्यम, यानी विनिमय का माध्यम मतलब मुद्रा जो होता है वस्तु के लेन देन में सहायक होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट है, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं कि 100 रुपये देकर हमें किताब खरीद लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है मूल्य मापक। मूल्य मापक में लिखेंगे कि मुद्रा से वस्तु का जो मूल्य होता है वो तय होता है। जैसे कि हम बात करें एक पेन लेना है तो पेन कितने का है, 10 रुपये का, तो ये मूल्य मापक हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल्य संचय। तो मूल्य संचय के बारे में लिखेंगे इसमें कि मुद्रा को भविष्य के लिए बचा कर रखा जा सकता है, जिससे बैंक में पैसा जमा करना होता है। नेक्स्ट है स्थगित भुगतान का साधन, मतलब ये है कि कर्ज का भुगतान बाद में करना, ये भी एक तरह से है, जैसे ईएमआई पे मोबाइल खरीदते हैं, ये सब इसमें शामिल है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि मूल्य का स्थानांतरण, मतलब ये है कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, सिंपल से पॉइंट। अगला प्रश्न यहाँ पे है अथवा करके दिया गया है, समग्र मांग क्या है, समग्र मांग के घटकों को स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। इसमें पहले आप समग्र मांग के बारे में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था में सभी लोगों के द्वारा की गई जो कुल मांग होती है उसी को समग्र मांग कहा जाता है। एक छोटी सी परिभाषा सिंपल भाषा में लिखा गया है। अब इसके कुछ घटक होते हैं समग्र मांग के, तो आप यहाँ पे घटक के बारे में करके समझेंगे। यहाँ पे लिखा है उपभोग व्यय। उपभोग व्यय का मतलब होता है कि घर के खर्चे, जैसे भोजन, कपड़े, मोबाइल, ये सब कितना आप यूज करते हैं उपभोग व्यय में आ जाता है, इसे सी से इंडिकेट करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ पे निवेश व्यय। निवेश व्यय को जो है इसको आई से डोनेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप कितना निवेश के, जैसे व्यापार में कितना आपका खर्चा हुआ है, ठीक है, फैक्ट्री मशीन लगाने में कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो आपका निवेश हो जाता है। फिर इसके बाद आता है अगला पॉइंट है सरकारी व्यय, यानी गवर्नमेंट के द्वारा कितना खर्चा हुआ है, सरकार के जो खर्च होते हैं स्कूल सड़क में बनवाने में। ठीक है, फिर आयात निर्यात आता है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो होता है वो विदेशी व्यापार को दिखाता है कि कितना आयात निर्यात हुआ है। तो इसका एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप यहाँ पे ले सकते हैं। और सबके आगे जो यहाँ पे लिखा गया है, तो इस प्रकार से सेंटेंस में लिखा गया, आप उसे एक बार देख सकते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से यहाँ पे फार्मूला बनाया गया है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की उत्पादन विधि को समझाना है। तो पहले राष्ट्रीय आय के बारे में एक लाइन आप लिख सकते हैं। इस विधि में देश में बनने वाली सभी वस्तुओं को जो मूल्य होता है उसे जोड़ा जाता है। ठीक है, अब इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट है सभी क्षेत्रों का चयन किया जाता है, यानी कृषि क्षेत्र का, उद्योग का, सेवा क्षेत्र का, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का जो है ये चयन किया जाता है। और कितनी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है उन सबको जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि उत्पादन का जो मूल्य होता है उसे निकाला जाता है, जैसे गेहूं, कपड़ा, मोबाइल, इन सब का उत्पादन कितना हुआ है, मूल्य निकाला जाता है।
फिर मध्यवर्तीय जो वस्तु होती है उसको घटाना होता है, जो 2 बार गिनी जाती है उसे जो है घटा दिया जाता है, इससे आटा से बनी रोटी को माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है शुद्ध मूल्य निकालना, यानी जो कुल मूल्य होते हैं उसमें से मध्य वस्तु जो होती हैं उसे माइनस कर दिया जाता है तो शुद्ध मूल्य निकल जाता है। इसके बाद अथवा करके क्वेश्चन दिया, आप ये कर सकते हैं कि पूर्ण प्रत्येकता और एकाधिकार में जो है अंतर बताना है। तो शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसा आप अंतर लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले आधार लिखा गया है, पूर्ण प्रत्येकता लिखा गया है, फिर यहाँ पे एकाधिकार लिखा गया है। अगर आधार की बात करें तो उसमें विक्रेता की अगर पहले बात करें तो उसमें विक्रेता बहुत अधिक होते हैं पूर्ण प्रत्येकता में, और एकाधिकार में विक्रेता जो है केवल एक ही होता है। ठीक है, अगर मूल्य की बात करें तो उसमें बाजार जो है वो तय करता है मूल्य, और उसमें विक्रेता जो है वो तय करता है। ठीक है, अगला इसमें लाभ की अगर हम बारे में बात करें तो लाभ जो होता है उससे सामान्य होता है, और एकाधिकार में लाभ जो होता है वो अधिक होता है। अगर उदाहरण की बात करें जैसे सब्जी बाजार है, यहाँ पे बिजली कंपनी है, ये सब एकाधिकार के रूप में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि सरकारी बजट का मुख्य घटक क्या है और राजकोषीय घाटे का अर्थ आपको समझाना है। तो सरकार का जो आय और व्यय का लेखा जोखा होता है उसी को बजट कहा जाता है। ठीक है, यानी सरकार कितना पैसा, उसके पास कितना टैक्स आया है और कितना वो जनता पे खर्चा की है उसी को पूरा जोड़ा जाता है। यहाँ पे बात करें जो है किस प्रकार से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी घटक कौन कौन से हैं, तो पहला पॉइंट है राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति का मतलब जो कर है और जो गैर कर है वो कितना आय राजस्व इकट्ठा हुआ है। दूसरा यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बस हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, इसके बाद दूसरा हेडिंग आप लिखेंगे इसमें पूंजी प्राप्ति। पूंजी प्राप्ति का मतलब इसमें ऋण और निवेश कितना आया है। ठीक है, यानी ऋण का मतलब कितना कर्ज और कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है ये आपका देखा जाता है। राजस्व व्यय की बात करें तो यहाँ पे कितना जो है वेतन आया है, कितना पेंशन दिया गया है, ये सब राजस्व व्यय में देखा जाता है। और वहीं पूंजी व्यय की बात करें तो सड़क कुल में कितना खर्चा हुआ है ये सब देखा जाता है। वहीं राजकोषीय घाटा की बात करें तो राजकोषीय घाटा में लिखेंगे कि जब सरकार का खर्च उसकी आय से ज़्यादा हो जाता है तो उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। मान लीजिए सरकार के पास जो टैक्स है वो मान लीजिए 1 लाख रुपए आया है, ठीक है, और सरकार ने 2 लाख रुपए खर्चा कर दिया है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इसका एक फार्मूला होता है, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस करते हैं कुल आय को, जितना कुल व्यय होता है उसको माइनस करते हैं कुल आय को, तो सरकार का जो कर्ज होता है वो निकल जाता है और सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। आगे यहाँ पे अथवा करके क्वेश्चन दिया है कि उपभोक्ता संतुलन को अवधारणा को उदासीनता वक्र की दृष्टि से समझाइए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे उपभोक्ता संतुलन के बारे में लिखेंगे। उपभोक्ता संतुलन का अर्थ है वह स्थिति जहां एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है। उदासीनता जो वक्र होता है उसके माध्यम से, यानी आईसी जो कर्व होता है उसके माध्यम से समझने के लिए कुछ मुख्य आवश्यक शर्तें दी गई हैं। जैसे आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। पहला पॉइंट है उपभोक्ता संतुलन की शर्तें। इसमें उपभोक्ता संतुलन वह होता है जहां दो जो है स्थितियां पूरी होती हैं, जैसे कि बजट रेखा और उदासीनता जो वक्र होती है वो एक दूसरे को स्पर्श करती है। अभी डायग्राम बना के आपको समझा देंगे, आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करनी चाहिए। तकनीकी भाषा में कहें कि उदासीनता जो वक्र का ढाल है वो आपका बजट रेखा के ढाल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उदासीनता जो वक्र है, यहाँ पे आप उदासीनता वक्र जो मूल बिंदु है वो उन्नतोदर होता है, और फिर संतुलन जो बिंदु होता है वो सीमांत प्रस्थापन दर घटती हुई होनी चाहिए। आप फिगर में समझने का प्रयास करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये आपका ये पॉइंट मिल रहा है इसी को संतुलन बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ पे उपभोक्ता जो है आईसी जो वक्र है इस प्रकार से उन्नतोदर आपको दिखाई देगा। तो ऐसे सिंपल आप बना सकते हैं, इस प्रकार से बना के लिख देंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है कि कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे जो बजट रेखा है ये उपभोक्ता की आय और वस्तु कीमत को दर्शाती है, जो बजट रेखा है। ठीक है, बजट रेखा का मतलब आपके देख पा रहे हैं ये जो रेखा है ये बजट रेखा है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे दूसरे को मिले हैं ये आपका संतुलन रेखा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ और सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे कि उदासीनता वक्र के बारे में बात करें तो उपभोक्ता को संतुष्टि स्तर दिखाते हैं जो IC2 है। ठीक है, IC2 वक्र है वह उपभोक्ता के उच्चतम वक्र को दिखाता है, और उपभोक्ता अपने दी गई जो आय होती है बजट रेखा को प्राप्त कर लेता
है। इसके बाद जो आपका ई है पॉइंट, वो आपका ई जो होता है वो संतुलन बिंदु को दर्शाता है। ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पे फिगर में बना गया है वही फिगर में बनाने का यहाँ पे जो है व्याख्या किया गया है। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। पूरा का पूरा पेपर जो है आपके सामने अच्छे से सॉल्व किया गया है। इसे एक बार जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। यहाँ से पेपर आपके में मतलब क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।